चलिए प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। हम अभी बहुत ही अजीब टाइम में हैं जहां पर बहुत ही स्मार्ट लोग इस बात से सहमत होंगे कि आज के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, लेकिन कुछ बोल रहे हैं कि आज के प्रोडक्ट्स बेकार हैं। Stuff we buy is just like a little bit worse than it was 10 years ago. इस पॉइंट पे क्लियर है कि बैकग्राउंड में कुछ तो चल रहा है, लेकिन चक्कर ये है कि ये सब कुछ बहुत ही वेग है। मुझे जानना है कि आखिर प्रोडक्ट्स बेकार क्यों बनते जा रहे हैं और ये प्रोडक्ट्स मेरी और करोड़ों लोगों की जिंदगी में कैसा प्रभाव डाल रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में एक ऐसी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से आपके और मेरे प्रोडक्ट्स जल्दी खराब हो जाते हैं। इस पॉलिसी का नाम है Planned obsolescence. Planned obsolescence. Planned obsolescence. Company purposefully make a piece of crap. The consumer does not purchase. The economy is not going to grow. Each year, tech companies entice consumers to upgrade their devices. The desire on the part of a consumer to own something a little newer, a little sooner than is necessary. We have an industry that hasn't really come together to think about how we can prolong the life of these devices. तुम्हारे बेकार प्रोडक्ट्स के लिए ये दो आदमी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। जॉन लॉक इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ लिबरलिज्म। इनके हिसाब से सरकार के पास लिमिटेड पावर्स होनी चाहिए। इस सरकार के पास लोगों का कंसेंट होना चाहिए। एक सरकार को लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, साथ ही प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड अधिकार भी होने चाहिए। सरकार सभी रिलीजन्स के लोगों के लिए टॉलरेंट होनी चाहिए। अब दूसरी तरफ एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ कैपिटलिज्म। इनके हिसाब से फ्री मार्केट होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, मार्केट फोर्सेस पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, वेल्थ क्रिएशन पर ध्यान देना चाहिए, प्रोडक्शन, इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। गवर्नमेंट को मार्केट में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए और गवर्नमेंट का रोल एक वॉच डॉग जैसा होना चाहिए जो ये सुनिश्चित करे कि मार्केट के अंदर कुछ भी गड़बड़ी नहीं हो रही है। अब तुम देख सकते हो कि इन दोनों के विचार ऑलमोस्ट एक जैसे हैं और कहीं ना कहीं हम इन दोनों के विचारों को आज के देशों में देख सकते हैं। यूएस इसका एक बहुत ही प्रमुख उदाहरण है। तो एक लिबरल और कैपिटलिस्ट सोसाइटी की सोच यही है कि जब आप लोगों को फ्री छोड़ोगे तब वो इनोवेट करेंगे, अपने बीच में कंपटीशन करेंगे, जिससे प्रोडक्ट्स बेहतर बनते जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। जैसे साल 1880 में बल्ब कमर्शियली अवेलेबल हो गए थे और कंपनीज में कंपटीशन हो गया था कि कौन बेहतर बल्ब बनाएगा। टिपिकल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मोर कंपटीशन इज इक्वल टू मोर इनोवेशन। इंजीनियर्स का ये काम था कि वो बल्ब के वर्किंग आवर्स को कैसे बढ़ाएंगे। ऐसे करते करते साल 1924 तक बल्ब 2500 घंटे जलने लग गए, लेकिन उस दौर में बल्ब मेकर बनना बहुत ही मुश्किल था। इस फील्ड में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन था और ऊपर से बल्ब भी ज्यादा जलने लग गए। तो कंपनीज ये नहीं प्रिडिक्ट कर पा रही थी कि उनकी सेल्स कितनी होएगी। जैसे ओसराम जो एक जर्मन कंपनी है, उसकी सेल्स 1922-23 फाइनेंशियल ईयर में 6.3 करोड़ हुई थी, जो नेक्स्ट ईयर ही कम होकर 2.8 करोड़ रह गई। 23 दिसंबर 1924 को लाइट बल्ब मैन्युफैक्चरर्स के टॉप रिप्रेजेंटेटिव जेनेवा में मिलते हैं और एक कार्टेल बनाते हैं जिसका नाम रखा गया फीबस कार्टेल। और इस कार्टेल ने ये डिसाइड किया कि ग्रेजुअली लाइट बल्ब्स के वर्किंग आवर्स को 1000 घंटे पर लाया जाएगा। The average life of lamps for general lighting service must not be guaranteed, published or offered for another value than 1000 hours. And guess what? ये कार्टेल का पहला प्रपोजल ओसराम के हेड की तरफ से आया था, जो इंजीनियर्स पहले बल्ब की लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए रिसर्च कर रहे थे।
अब उनका नया टारगेट था कि इन लाइट बल्ब के लाइफ स्पैन को कम कैसे किया जाए। ये स्ट्रेटेजी काम करने लग गई, लाइफ स्पैन कम होने लग गया और सेल्स बढ़ने लग गई और साल 1940 तक 1000 आवर्स का गोल अचीव हो गया। अगर कोई मैन्युफैक्चरर कार्टेल के हिसाब से बल्ब नहीं डिजाइन करता था तो उसके ऊपर हैवी फाइन्स इंपोज किए जाते थे। Members were fined heavily if their monthly life reports were off the mark. अब कई लोग बोलेंगे कि प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस जैसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन यूएस के एक फायर स्टेशन में एक ऐसा बल्ब है जो 123 साल से कॉन्टिन्यूसली जल रहा है। The light bulb at the Livermore Fire Station has been burning continuously since 1901. और ये बल्ब फीबस कार्टेल के बनने से बहुत ही पहले मैन्युफैक्चर हुआ था। ये प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस एक सेक्टर तक सीमित नहीं है। जैसे कि स्टार्टिंग में नायलॉन स्टॉकिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी कि उससे कार तक पुल कर सकते थे, लेकिन उसके बाद कंपनीज ने बेकार क्वालिटी का नायलॉन मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया। The man in his division was back to the drawing board to try to make the fibers weaker and come out with something that was more fragile. ऐसे ही कार इंडस्ट्री में 1924 तक सैचुरेशन आ गया था। अब सेल्स बढ़ाने के लिए जनरल मोटर्स ने हर साल माइनर डिजाइन चेंजेस और नए कलर्स के साथ कारों को लॉन्च करना शुरू कर दिया और इससे सेल्स ऐसी बढ़ी कि साल 1931 तक जीएम ने फोर्ड की सेल्स को भी पीछे छोड़ दिया। अब कुछ सालों के बाद फीबस कार्टेल डिसॉल्व हो गया, लेकिन उसकी सोच आज भी जिंदा है और एप्पल इसका प्रमुख उदाहरण है। यूट्यूबर केसी नेस्टेट ने एप्पल को साल 2003 में एक्सपोज किया था। उस समय आईपॉड की बैटरी रिप्लेस नहीं होती थी, तो अगर आईपॉड खराब हुआ तो नया आईपॉड ही खरीदना पड़ता था। एज अ रिजल्ट एप्पल के ऊपर केस भी हुआ और इसका फैसला एप्पल के खिलाफ आया। तो क्या एप्पल सुधरा? नो। Some iPhone owners say they want Apple to pay for slowing down older phones. With a starting price of $2,000 a piece, Apple's new MacBook Pros aren't just expensive, but rumored to be more anti-repair than previous generations. Apple tries to get you to purchase a new device instead of repair your old one. साल दर साल एप्पल सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और एड्स के माध्यम से अपने गोल्स पूरे कर रहा है। दूसरी तरफ सैमसंग भी कॉस्ट कटिंग कर रहा है, सॉफ्टवेयर के आधार पर फोन्स को ऑब्सोलीट बना रहा है। जैसे सैमसंग ने गैलेक्सी S10 में एक एक्स्ट्रा डिम फीचर अपडेट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया था। इससे फोन की ब्राइटनेस और कम हो जाती थी। इवन मैंने भी इस फीचर को यूज किया था, बट सैमसंग ने इस फीचर को चुपके से हटा दिया और बोला कि इस फीचर को हार्डवेयर सपोर्ट ही नहीं करता है। लेकिन अगर हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करता है इस सॉफ्टवेयर को, तो पहले कैसे इनेबल कर दिया? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट तक एक सॉफ्टवेयर को वेरियस स्टेजेस से गुजरना पड़ता है और इसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो क्या इस सॉफ्टवेयर फीचर को डिप्लॉय करने से पहले इसकी सही से टेस्टिंग नहीं हुई थी? ऐसे ही पहले गूगल ने पिक्सल 6 और पिक्सल 7 के लिए मैजिक इरेजर को एक्सक्लूसिव रखा था और ये बोला गया था कि इस फीचर के लिए टेंसर चिप का होना जरूरी है, लेकिन बाद में ये फीचर सभी डिवाइसेस के लिए इनेबल कर दिया। मुझे आज भी पहले का टाइम याद है जब हम फोन की बैटरी को खुद से रिप्लेस कर सकते थे, लेकिन आज के टाइम में फोन्स चिपके हुए आते हैं जिसको हम खुद से ओपन तक नहीं कर सकते हैं। अब कोई बोलेगा कि क्या बकवास कर रहे हो, जब तक हम फोन को जोड़ेंगे नहीं तब तक वाटर रेजिस्टेंस कैसे अचीव करेंगे? तो उसका जवाब है ये सैमसंग गैलेक्सी S5। इस फोन की बैटरी हम खुद से रिप्लेस कर सकते थे, लेकिन फिर भी ये फोन IP67 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता था। इन सब कंपनीज का एक ही गोल है, ज्यादा पैसा, ज्यादा प्रॉफिट। पैसा कमाना सही है, बट एट व्हाट
cost. Is coming in right now. Monsoon wreaks havoc in the hills. 7 buildings crash. We begin with the extreme heat. That extreme heat. Now, climate change is no more a battle for the future. 10,000 emperor penguin chicks in the Antarctic have been killed. President Biden now facing new pressure to declare climate change a national emergency. Developed countries are dumping e-waste in third world countries. International law इस चीज को मना करता है, लेकिन ये सारे देश ई वेस्ट को सेकेंड हैंड गुड का टैग लगाकर भेज देते हैं और घाना जैसे देश में ये सारा वेस्ट लैंडफिल में पड़े रहता है। ये चीज इंसानों के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी खराब है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सबको इसके बुरे इफेक्ट्स झेलने पड़ रहे हैं, जहां इंसानों के अंदर घातक केमिकल्स और मेटल्स मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसी जगह फ्लड्स आ रहे हैं या फिर बहुत ही भयानक सूखा पड़ रहा है। यहाँ पर सभी देशों की सरकारें भी मूक दर्शक बनकर ये तमाशा देख रही हैं और इसका मेन रीजन है इकोनॉमी और जॉब्स। अगर लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं तो वो आगे विद्रोह करने लग जाएंगे। अक्टूबर 24, 1929 को इतिहास में ब्लैक थर्सडे से जाना जाता है। Thursday, October 24th, Black Thursday. Collective insanity put in an appearance. In just a few hours, 13 million stocks were suddenly dumped on the market by panic-stricken shareholders who didn't even know at what price they'd sold their shares. After 3 years of intense speculation, Wall Street crashed. And world witnessed Great Depression. लोगों के पास काम नहीं था, बिजनेसेस बर्बाद हो रहे थे, फॉरेन ट्रेड बर्बाद हो रहा था, जीडीपी गड्ढे में जा रही थी। इससे बाहर निकलने के लिए रियल एस्टेट ब्रोकर बर्नार्ड लंडन ने प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस को इंप्लीमेंट करने की बात कही। गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि सारे प्रोडक्ट्स की एक लाइफ सेट की जाए और जो कोई भी एक्सपायरी डेट के बाद प्रोडक्ट को यूज करे तो उसके ऊपर टैक्स इंपोज किया जाए और गवर्नमेंट एजेंसी का काम होगा ऐसे प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करना और फिर उसको डिस्ट्रॉय करना। सो इन शॉर्ट, रियल एस्टेट ब्रोकर के हिसाब से आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करना चाहिए। इससे एक तरफ इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और दूसरी तरफ लोगों को जॉब भी मिलेगा। एंड नाउ यू नो कि गवर्नमेंट्स इन कंपनीज के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस क्यों नहीं लेती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली डिमांड से ही इकोनॉमी चलती है और कंपनीज ही कहीं ना कहीं मैक्सिमम जॉब्स क्रिएट करती हैं। ऑल्दो अब हमारे पास राइट टू रिपेयर का भी प्रावधान है, बट ये सब अभी इतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि कंपनीज ने मेरे जैसे और शायद आपके जैसे भी लेमैन के लिए डिवाइस खुद से रिपेयर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल बना दिया है। अगर डिवाइस को रिपेयर फ्रेंडली बनाना है तो उस केस में फेयर फोन से हमें कुछ सीखना चाहिए। इस फोन का सब कुछ अलग हो जाता है और एक कस्टमर आराम से अपने फोन को अपग्रेड और रिपेयर कर सकता है। सो अभी क्या सॉल्यूशन हो सकता है? हमें बहुत सी चीजों को बैलेंस करना है। एक तरफ गवर्नमेंट किसी कंपनी जैसे कि एप्पल को ये नहीं बोल सकती है कि तुम हर साल अपना आईफोन लॉन्च करना बंद करो, उससे तो एप्पल के शेयर्स की वैल्यू गिर जाएगी और उसका असर सभी देशों के स्टॉक मार्केट पे नेगेटिव पड़ेगा। अब दूसरी तरफ कस्टमर्स के भी राइट हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शंस कि तुम जो अपना प्रोडक्ट बनाओ तो उसको रिपेयर फ्रेंडली बनाओ। इसके अलावा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी को बहुत ही इफेक्टिव मैनर में अडॉप्ट करना चाहिए। अब एज अ कंज्यूमर हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ऑब्सोलेसेंस कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी होता है। सो स्लाइटली बेटर प्रोसेसर से या फिर स्लाइटली बेटर कैमरा सेंसर से क्या ही हो जाएगा। कंपनीज ऐसा शो करती हैं कि आप अगर लेटेस्ट फोन नहीं खरीदो तो आप तो क्राउड से बहुत ही पीछे चलने लग जाओगे। मान लो कि आपके नए फोन ने एक ऐप को स्लाइडली फास्ट खोल लिया तो उससे क्या हो जाएगा, इस बात पर कभी सोचना। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि चाहे कोई माने या ना माने, बट ये इकोनॉमिक सिस्टम
ये सब अमेरिकन्स ने बहुत ही सूझबूझ से तराशा है और यही कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर की सैड रियलिटी है। अच्छा, जाने से पहले आई वांट टू शो यू समथिंग। सो ये वाला जो बल्ब है ना, ये साल 2003 में खरीदा गया था और साल 2015 से ये बल्ब कॉन्टिन्यूसली जल रहा है। वहीं अगर मुझे आज कोई एलईडी बल्ब अगर खरीदना हो तो वो हार्डली 2 से 3 साल चलता है। सो इन कंक्लूजन आई वांट टू से कि प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस इज रियल एंड वी आर बाइंग वर्स प्रोडक्ट्स। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में व्यक्त करना, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द बहुत से अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।